हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी एकदम स्वस्थ हैं और एकदम मस्त है और अपनी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, उस पर भी फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ जो बदलते मौसम में अपने हेल्थ का जो है वो भी ध्यान रख रहे हो, ताकि आप एग्जाम के इस क्रूशियल टाइम पे बीमार ना हो जाएं और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक कर रहे थे वो हमने शुरू किया था कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसे लेना है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था सेक्शन 22 के हिसाब से, एज पर सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, अगर आप जो जीएसटी में प्रेस्क्राइब्ड टर्नओवर की लिमिट है उसे आप क्रॉस कर देते हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता है। जो टर्नओवर की लिमिट है वो अलग अलग बनाई गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आप ओनली गुड्स बेचते हो, एक्सक्लूसिवली गुड्स बेचते हो और वो गुड्स में कुछ स्पेसिफाइड लिस्ट थी, उस लिस्ट के गुड्स नहीं होने चाहिए। मतलब अगर मैं कहूं कि नॉन स्पेसिफाइड गुड्स हो, कोई भी सर्विस ना हो, एक सर्विस साथ में चल सकती है। वो सर्विस थी कि आप लोगों को पैसा उधार देते हो और बदले में ब्याज चार्ज करते हो, इंटरेस्ट लेते हो, तो ये सर्विस दे सकते हो, बाकी कोई सर्विस नहीं होनी चाहिए। ऐसे केसेस में आपको जो लिमिट दी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए वो हाइयर लिमिट है, दैट इज 40 लाख की लिमिट है। हालांकि यही लिमिट कुछ स्टेट्स के लिए 20 लाख भी रखी गई है। ठीक है। साथ ही में हमने देखा था अगर कोई गुड्स एंड सर्विस दोनों बेचता है या ओनली सर्विस देता है तो फिर उस केस में 20 लाख की लिमिट हो जाती है। और अगर आप स्पेसिफाइड कैटेगरी के स्टेट से हो, जो 4 स्टेट्स हमने कल पढ़े थे, वो 4 स्टेट जो हमने कल पढ़े थे वो थे, आपकी स्क्रीन पे है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अगर आप यहां से अपना कोई भी बिजनेस चला रहे हो तो आपके लिए जो ओवरऑल लिमिट है रजिस्ट्रेशन की वो 10 लाख पर आ जाएगी। इसका मतलब अगर आप इन स्टेट से काम करते हो तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 लाख की लिमिट है। अगर आप पूरे इंडिया में कहीं भी काम कर रहे हो इन स्टेट के साथ तो 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर होने पर आपको सभी राज्यों में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ, जिस राज्य से आप ओनली एग्जाम प्रोडक्ट बेच रहे हो वहां पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ वहां पे लेना होता है जहां पे आप टैक्सेबल प्रोडक्ट की सेल करते हो। ये चीजें कल हमने डिस्कस की थी। साथ में कल मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई पुराने लॉ में, यानी कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये जो पुराने लॉज थे, अगर आप इनमें रजिस्टर्ड थे तो आपको माइग्रेट होके जीएसटी में भी 1/7/2017 को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। देन इसके अलावा अगर आपका सक्सेशन का केस देखते हैं, बिजनेस ट्रांसफर का केस देखते हैं, तो वहां पे भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। एंड लास्टली अमलगमेशन डिमर्जर, ये वाले केस हम सेक्शन 22 में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे क्रूशियल था एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के आपकी जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है वहां पे चेकिंग करना कि क्या रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकलती है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई और इवन आपकी एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, सारे टाइप के टर्नओवर को इंक्लूड किया जाता है, सारे टाइप की सेल को इंक्लूड किया जाता है, एक्सेप्ट फॉर दोस ट्रांजेक्शन जिन्हें सेल माना ही नहीं जाता जीएसटी में। अब आप कहोगे सर ऐसे ट्रांजेक्शन कहां लिखे गए हैं? तो मैंने कल बताया था शेड्यूल 3 में लिखा गया है कि ये ट्रांजेक्शन को सेल नहीं माना जाएगा। तो शेड्यूल 3 के उन ट्रांजेक्शंस को छोड़ दें तो बाकी आपकी सारी सेल इंक्लूड होंगी। इवन अगर किसी सेल पे आप टैक्स नहीं भर रहे, आपकी जगह बायर यानी कि रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है, तो भी वो आपकी सेल का पार्ट बनेगा, बिकॉज आपने तो सेल की है। अगर आपने कोई परचेज की है तो वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलर वे में आपके द्वारा लगाए गए जीएसटी को भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाता। ये हमने कल पढ़ा था। अभी कल आपने जो पढ़ा था, वेदर आपने वो सही से समझा है या नहीं, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है और यहाँ पे मिस्टर ए है जिसके अलग अलग जगह से टर्नओवर है। आपको ये बताना है कि इस व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगी। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और कल जो मैंने आपको प्रोविजन बताए थे उन प्रोविजन को लगाते हुए इस पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर निकालिए। चलिए, तो सबने कर लिया होगा। अब जल्दी से चेक करते हैं किस किस का सही है, किस किस का गलत है। ऑनेस्टली आप जो है कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि वेदर आपका क्वेश्चन सही था या गलत था। चलिए, सबसे पहले सेल ऑफ मोबाइल, क्या ये टर्नओवर का पार्ट बनेगा? द आंसर इज यस, ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। पेट्रोल बेचना, पेट्रोल बेचना क्या ये भी एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि हाल में अभी में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और 1 एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये 6 आइटम ऐसे हैं जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। बट मैंने आपको बताया था जब इनकी सेल होती है तो उसे हम नॉन जीएसटी सप्लाई कहते हैं, मतलब सेल तो ये भी है।
और इसे अगर आपको ध्यान हो तो एग्जम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड किया गया था। तो यानी कि पेट्रोल बेचना भी सेल है, एग्जम्प्ट है, फिलहाल के लिए जीएसटी नहीं लगता, बट सेल तो है ना, तो इसे भी इंक्लूड किया जाना है। मुझे लगता है यहाँ पे एक ट्रिक पॉइंट था, यही पॉइंट था जहां पे शायद कुछ का गलत हुआ होगा, बट याद रखना पेट्रोल भी टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। सिमिलर वे में रिपेयरिंग की सर्विस दी गई है, गुड्स हो चाहे सर्विस हो, सब कुछ इंक्लूड करना होता है। गेहूं बेची गई है, भले ही एग्जम्प्ट है बट स्टिल ऐड होगा। सेल ऑफ लैंड, जमीन को बेचना, मैंने आपको बताया था शेड्यूल 3 का एक ट्रांजेक्शन अभी मैंने बताया, जमीन बेचना इज नॉट अ सप्लाई अंडर जीएसटी, तो ये शामिल नहीं होगा। और इवन एक्सपोर्ट टू यूएसए भी इंक्लूड होगा, एक्सपोर्ट हो चाहे आपकी लोकल सेल हो या इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ लैंड को छोड़ोगे, बाकी सब कुछ टर्नओवर में जोड़ा जाएगा। इस केस में आपके पास ये जो अमाउंट है 28 देन 38 और 644 लाख रुपीस की इसकी टर्नओवर बन जाएगी। अब सोच के बताइए क्या यहाँ पे 40 लाख वाली हायर लिमिट इस पर्सन को मिल सकती है? तो आप सारे कहोगे नहीं सर, सिंस इस व्यक्ति ने सर्विस दी है और वो सर्विस रिपेयरिंग की है, तो यानी कि इसे 40 लाख वाली लिमिट नहीं मिल सकती। इसके लिए मैक्सिमम लिमिट होगी वो 20 लाख होगी, और अगर ये स्पेसिफाइड स्टेट में काम करता है तो वो लिमिट रिड्यूस होकर 10 लाख पे ही आ जाएगी। तो ये चीज हमने जो कल डिस्कस की थी उसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल था, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि वेदर आपने ये प्रोविजन अच्छे से समझ लिया है या नहीं। चलिए अब नेक्स्ट हमारे प्रोविजन पे चलते हैं। अगला प्रोविजन जो हमें करना है वो सेक्शन 24 कवर करना है। आज हमें दो सेक्शन आज कवर करने, वन इज सेक्शन 24 एंड अदर वन इज सेक्शन 23। पहले मैं 24 की बात करूंगा बिकॉज 22 रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट की बात करता था, तो 24 भी वही करता है, बस 24 में कुछ स्पेसिफिक केस एनलिस्टेड है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सेक्शन 22 एक मेन कंडीशन की बात करता है, टर्नओवर को क्रॉस कर देना, लेकिन सेक्शन 24 विदाउट रेफरेंस टू टर्नओवर, मतलब आपकी टर्नओवर शायद 2 लाख हो या 1 लाख हो या आपने माल बेचना शुरू ही किया है, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा बिकॉज आपने सेक्शन 24 में लिखी गई किसी भी एक बात को जो है सेटिस्फाई कर दिया है। यानी कि सेक्शन 24 सेक्शन 22 से भी बड़ा है, वो उसको भी ओवरराइड करता है। चलिए अब सेक्शन 24 शुरू करते हैं। जो सेक्शन 24 है हमारा वो बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की। जो सेक्शन 24 में लिखा गया है वो शर्तें बताई गई हैं, वो कंडीशन बताई गई हैं जहां पे इवन दो आपकी टर्नओवर जो सेक्शन 22 की लिमिट थी वो क्रॉस नहीं भी हुई तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। वो कौन कौन सी कंडीशंस है वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो क्या लिखी गई है, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई। एक ऐसा व्यक्ति जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है ना, जो व्यक्ति इंटरस्टेट सप्लाई करता है कोई भी टैक्सेबल गुड्स की, वैसे यहां पे सर्विस भी होना चाहिए बट गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखी है सेक्शन 23 में कि जो व्यक्ति सर्विसेज को इंटरस्टेट सप्लाई करेगा 20 लाख रुपीस तक उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 20 लाख की लिमिट सेक्शन 22 में बताई गई है, तो सर्विसेज के लिए इन सब्सटेंस कहूं तो इंटरस्टेट सप्लाई आपको अलाउड है, विदाउट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक भी था, आप खुद सोचिए एज अ सीए मैं सर्विसेज देता हूँ, लेट्स से मैं दिल्ली में बैठा हूँ और हिसार का कोई मान लो हरियाणा का कोई क्लाइंट मेरे पास आके कहता है कि आप प्लीज मेरी आईटीआर फाइल कर दीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न भर दीजिए। मैंने दिल्ली में बैठ के उस व्यक्ति की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी। अब सोचिए क्या मैंने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी? बिल्कुल कर दी, लेकिन कितनी छोटी सी चीज थी यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए इंटरस्टेट सप्लाई करना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने देखा कि सर्विस प्रोवाइडर को ये नहीं बोल सकते कि आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लेके आइए, क्योंकि सर्विसेज इंटरस्टेट सप्लाई बहुत इजीली हो जाती है। बट गुड्स के केस में गवर्नमेंट ने बोला अगर आप एक स्टेट से गुड्स को बेचते हो जो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो वहां पे फिर आपके पास जो है हमारे लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। बट याद रखना यहाँ पे क्या होना जरूरी है, टैक्सेबल गुड्स। अगर आप एग्जम्प्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो फिर टैक्स का कोई सवाल ही नहीं आता। अगेन बात वही हो जाती है कि आपसे रजिस्ट्रेशन लेने का कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप एग्जम्प्ट प्रोडक्ट को इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो फिर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी कब होता है? अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो दैट टू ऑफ टैक्सेबल गुड्स, देन द पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन।
हालांकि इसके एक्सेप्शन है, एक मैंने आपको बता दिया, सर्विस प्रोवाइडर को ऐसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते हो, अगर आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बेसिक आइडिया यही था कि जो हाथ से बने हुए छोटे मोटे सामान बेचते हैं, जैसे आप देखते हो आपके गली मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे व्यापारी आते हैं जो हाथ से बने हुए टोकरी या हाथ से बने हुए कपड़े या ऐसी बहुत सारी चीजें बेचते हैं। अब ऐसे केसेस में कई बार पाया जाता है कि वो जो व्यक्ति बेचने आया हुआ होता है वो आपके राज्य का नहीं होता, वो दूसरे राज्य से आके आपके राज्य में माल बेच रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे केसेस में इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर देना, जस्ट बिकॉज ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हैं, ये बहुत बर्डनसम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, आपको हम रियायत देते हैं, आपको छूट देते हैं, अप टू 20 लाख के टर्नओवर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली कंडीशन यही है कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो टैक्सेबल गुड्स की तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। एक्सेप्शन में आप देख सकते हो कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों को अलाउ कर दिया गया है कि आप इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हो। दूसरा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये मैंने आपको बताया था कौन होते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक नए राज्य में जाके वहां पे अपना काम करता है और वो वहां पे बहुत टेम्परेरी दिनों के लिए, कुछ ही दिनों के लिए काम करने आया है। लाइक मान लीजिए कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है, आप दूसरे स्टेट जाते हो और 20, 25, 30 दिन वहां पे काम करोगे। आपका जिस राज्य में आप गए हो 15, 20 दिन, महीने भर के लिए, वहां पे कोई परमानेंट बिजनेस का प्लेस नहीं है, आप टेम्परेरी बिजनेस करने गए हो फॉर फ्यू डेज, देन आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला जाएगा, आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब सोचिए, अगर आप कहीं पे किसी एग्जीबिशन में, किसी ट्रेड फेयर में जाते हो पार्टिसिपेट करने एज अ बिजनेसमैन, तो वहां पे ये नहीं वेट किया जाएगा कि प्लीज इनकी पहले टर्नओवर लिमिट को क्रॉस करने दीजिए फिर इसको कहेंगे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तब तक तो वो कब का ट्रेड फेयर भी खत्म हो जाएगा, वो एग्जीबिशन भी खत्म हो जाएगा और आप अपने घर भी आ जाओगे। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे केसेस में हम ऐसी छूट नहीं देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। अगर आप कहीं पे जाते हो दूसरे राज्यों में जहां पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, टेम्परेरी बिजनेस करने के लिए जाते हो, तो ऐसे केसेस में वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और सिमिलर गाइडलाइंस एनआरटीपी के लिए भी बनाई गई है, यानी कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी बोला गया है कि आप अगर बाहर से इंडिया में बिजनेस करने आए हो, इंडिया में बिजनेस करोगे महीने भर के लिए, 2 महीने भर के लिए, तो फिर वहां पे भी आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। हम वेट नहीं करेंगे आपके टर्नओवर के क्रॉस होने की, आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो पहली बात, अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई करता है तो इंटरस्टेट सप्लाई के केस में आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। दूसरा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपीस के लिए भी मैंडेटरी है। बट अगेन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में गवर्नमेंट ने नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों को रियायत दे दी है। जो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है वही सेम पॉइंट्स जो अभी पहले बताया था, उनको एग्जम्पशन दी गई है। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी हो तो फिर आपको रियायत मिल जाएगी। जैसे मैं जिस शहर में रहता हूं वहां पे होता क्या है, बहुत सारे लोग जो है दूसरे राज्यों से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कश्मीर से आते हैं और एक ट्रेड फेयर सा लगा देते हैं, एक मेला सा लगाते हैं, जहां पे वो महीने 2 महीने जब तक ठंड रहती है, दिसंबर जनवरी माल अपना बेचते हैं। अब वो 60 दिन के लिए आए हैं और वो अपना माल वहां पे बेचते हैं, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। अगर वो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचने आए हैं तो फिर गवर्नमेंट उन्हें माफ कर देती है कि ठीक है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। बट याद रखना, टर्नओवर की लिमिट में कोई माफी नहीं मिलेगी। अगर आपने माल ही 25-30 लाख का बेच दिया, 40 लाख का, 50 लाख का बेच दिया, फिर आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट, अ पर्सन लायबल टू पे टैक्सेस अंडर आरसीएम। मेरी टर्नओवर कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ 2 लाख का माल बेचता हूं, बट मैंने कोई ऐसी परचेज कर ली, कोई ऐसी गुड्स या सर्विस खरीद ली जिसपे आरसीएम में मुझे ही टैक्स भरना है। कल मैंने आपको बताया था आरसीएम क्या होता है। यूजुअली बायर सेलर को टैक्स देता है और सेलर गवर्नमेंट के पास जमा करवाता है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे सेलर बायर से टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। बट एक एक्सेप्शन भी है, एक उल्टी जो है डायरेक्शन में भी टैक्सेस का फ्लो रहता है, जहां पे सेलर जो है बायर से कलेक्ट नहीं करता, बायर खुद जाके गवर्नमेंट को टैक्स देता है। वो केस था आरसीएम का। तो लेट्स से मेरी टर्नओवर सिर्फ 5 लाख है, बट मैंने कोई ऐसी परचेज की है गुड्स की या सर्विस की जिसपे आरसीएम लगता है। अब आप कहोगे सर आरसीएम कहां लगता है, तो उसके लिए एक नोटिफाइड लिस्ट है गुड्स एंड सर्विसेज की, जहां बताया गया है कि कहां कहां पे आरसीएम लगेगा।
गुड्स की लिस्ट हमें नहीं पढ़नी होती, सर्विस की एक लिस्ट है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, आपने पढ़ी भी होगी, वो हम पढ़ेंगे जब हमारे पास सप्लाई का टॉपिक आएगा, वहां पे हम आरसीएम को पढ़ेंगे और तब समझेंगे कि आरसीएम कहां कहां पे लगता है। तो अब आरसीएम का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने कोई ऐसी परचेज की है तो फिर आरसीएम में आपको टैक्स जमा करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया है कि मैक्सिमम प्रोविजंस ऐसे बनाए गए आरसीएम के भी कि आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आएगी ही नहीं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा तो। बट फिर भी एक दो केसेस ऐसे बन जाते हैं जहां ओनली ड्यू टू आरसीएम आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये एक रीजन है जहां पे टर्नओवर चाहे आपकी कुछ भी रही हो, लेकिन गवर्नमेंट को आरसीएम में टैक्स आप अगर पे करने जाओगे तो पहले रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो आपके फ्लिपकार्ट, अमेजन है, ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, यानी कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जहां पे दूसरे व्यक्ति आके अपना माल बेच सकते हैं। ये ऑपरेटर है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चलाते हैं। जोमैटो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, स्विगी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो यहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर होता है जो एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे वेंडर और बायर मिल सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो या फिर आप बात करो जोमैटो, स्विगी की, ये सारे के सारे क्या हैं? ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन जीएसटी में मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। ऑल्दो आप देख सकते हो ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, करोड़ों अरबों में इनकी टर्नओवर होती है, कहां हम लाखों की बात कर रहे हैं, तो इनका वैसे भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। बट गवर्नमेंट ने कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सेकेंडली, कोई ऐसा व्यक्ति जो इन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अपने गुड्स या सर्विसेज सेल करता है, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया गया है। हालांकि लेटर ऑन गवर्नमेंट ने सर्विसेज के लिए एग्जम्पशन दे दी है और इवन रिसेंट अमेंडमेंट्स आई है जिसके बाद गुड्स के लिए भी काफी हद तक जो है एग्जम्पशन है, जहां पे आपको बिना रजिस्ट्रेशन के भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे गुड्स बेचने दिया जाएगा। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं एक ऐसा टॉपिक कंबाइन कर दूंगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स की टैक्सेशन की बात करूंगा, तो वहां हम टोटली डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है। बट अभी के लिए सिंपली समझ लीजिए, अगर आप गुड्स बेच रहे हो, सर्विस पे टोटल एग्जम्पशन है, अगर आप गुड्स बेच रहे हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। लेकिन अमेंडमेंट आ चुकी है, आपके एग्जाम के लिए भी वो एप्लीकेबल रहेगी कि कुछ शर्तें हैं, अगर आप उन शर्तों को फॉलो करते हो तो फिर आप गुड्स बेच सकते हो विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑन द जीएसटी पोर्टल, विदाउट टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उस केस में आपको वो कुछ शर्तें जो बताई गई हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, एनी पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51। ये मैंने आपको बताया था कि टैक्स डिडक्टर का भी एक रजिस्ट्रेशन होता है, जहां गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उसे टीडीएस गवर्नमेंट काट के फिर पैसा देगी। तो ऐसे केसेस में वो जो गवर्नमेंट की एंटिटी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर ऑफ दैट गवर्नमेंट एंटिटी। सिमिलर वे में जो आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, इन्हें टैक्स कलेक्टर का रजिस्ट्रेशन भी लेना जरूरी होता है, क्योंकि इन्हें भी टीसीएस कलेक्ट करना होता है, टैक्स कलेक्ट करना होता है वेंडर से, तो वो भी रजिस्ट्रेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए मैंडेटरी रखा गया है। सिमिलर वे में आप देख सकते हो आईएसडी, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो हेड ऑफिस है, जो सभी ब्रांचेस के बिहाफ पर सर्विसेज रिसीव करते हैं, और वो जो भी जीएसटी वो रिसीव करते हैं उसको बांटना चाहते हैं सभी ब्रांचेस पर, तो ऐसे केसेस में आपके लिए आईएसडी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है, आपको आईएसडी के तौर पर रजिस्टर होना पड़ेगा। सिमिलर वे में कोई भी व्यक्ति जो टैक्सेबल सप्लाई करता है ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, इसको मैं सिंप्लीफाइड वे में बताऊं तो अगर आपका प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है तो एजेंट के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। मतलब क्या है कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हो, टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस बेचते हो, किसके बिहाफ पर? एक टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पर। अब ये टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन ले चुका है या जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है। अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। तो टैक्सेबल पर्सन यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई प्रिंसिपल है जो रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन होने के लिए लायबल है, उस व्यक्ति के बिहाफ पर कोई माल बेच रहा है, कोई एजेंट है उसके लिए जो माल बेच रहा है, उस केस में एजेंट के लिए भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। ये सिंपल सेंस बनता है इसका। ठीक है, तो अगर मान लो लेट्स से मैं एक प्रिंसिपल हूं, मेरी टर्नओवर 70-80 लाख की है
और मैंने 3 एजेंट हायर किए, तो मैं रजिस्टर्ड हूं। अब मैं रजिस्टर्ड हूं तो मेरे उन एजेंट्स को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे बिहाफ पर माल बेचेंगे। हाँ, अगर वो मेरे बिहाफ पर माल नहीं बेच रहे, वो सीधा मेरे नाम से ही माल बेच रहे हैं, तो फिर वो मेरे एम्प्लॉय के जैसे काम करेंगे, ना कि एजेंट के। उस केस में फिर वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं होंगे। लेकिन अगर वो माल अपने नाम पे बेचेंगे बाद में, तो फिर उस केस में रजिस्ट्रेशन उनका मैंडेटरी हो जाएगा। या सिंपली कहूं तो अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है तो एजेंट का रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी हो जाता है। लास्ट है इस लिस्ट में पर्सन सप्लाइंग OIDAR सर्विस। ये OIDAR क्या होता है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। बेसिकली आईटी रिलेटेड सर्विसेज आप दे रहे हो, जो ऑनलाइन देते हो, जहां पे एक व्यक्ति जो इंडिया के बाहर बैठा है और इंडिया के बाहर से इंडिया में किसी व्यक्ति को सर्विस दे रहा है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, इंफॉर्मेशन या डेटाबेस से रिलेटेड, तो वहां पे उस केस में जो सर्विसेज देने वाला है इंडिया के बाहर बैठा व्यक्ति, उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लाइक मान लीजिए कोई वेबसाइट है, वो कोई डाटा बेच रही है, यानी कि मान लीजिए कोई म्यूजिक बेच रही है, या कोई भी मान लो आपको कंटेंट बेच रही है, सेल कर रही है, इंडिया के बाहर से इंडिया में बेच रही है, तो उसे भी इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो OIDAR सर्विसेज वालों को भी रजिस्ट्रेशन लेना क्या हो जाता है? मैंडेटरी हो जाता है। तो ये वो लिस्ट है, ये वो लोग हैं जिनको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। याद रखना, सेक्शन 22 की लिमिट यहां नहीं लगती है, इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो। क्या इतनी बात क्लियर है? मैं मानता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया है। तो अब हमें यह समझ में आ गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कितने क्राइटेरिया बनाए गए हैं। 2 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। वन इज सेक्शन 22 जहां बेसिक क्राइटेरिया है टर्नओवर का, और दूसरा है सेक्शन 24 जहां पे कुछ लिस्ट दी गई है, कुछ केसेस बताए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी में भी फॉल करते हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर रजिस्ट्रेशन आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब ये हमने सेक्शन 22 और 24 ऑफ द CGST एक्ट पढ़ लिया, जो रजिस्ट्रेशन कब कब लेना पड़ेगा उस चीज की बात करता है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम समझते हैं कि कब कब आपको रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जम्पशन दे दी गई है। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, आपको छूट दे दी गई है, आपको माफी दी गई है कि आप रजिस्ट्रेशन मत लीजिए। अब वो केस कौन कौन से हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहला केस जो बहुत ही सिंपल है, एनी पर्सन सप्लाइंग ओनली एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विस। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्ट यानी कि टैक्स फ्री माल बेच रहा है या सर्विस देता है। अब एक पर्सन ओनली एग्जम्प्ट प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन दिलवा के भी गवर्नमेंट क्या ले लेगी? टैक्सेस तो कुछ मिलेंगे नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम रहने दो, तुम बिना काम रजिस्ट्रेशन लोगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, मत लो रजिस्ट्रेशन। ये व्यक्ति लेना चाहे तो क्या ले सकता है क्या? यस, वो वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले सकता है, बट गवर्नमेंट ने कहा भाई हम नहीं बोल रहे तुम्हें लेने के लिए, तुम मत लो, तुम्हारी मर्जी है, लेना है तो फिर भी ले लो, बट हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है। भाई चाहे 100 करोड़ का माल बेच देना, तुम्हारा प्रोडक्ट ही एग्जम्प्ट है, हम नहीं बोलेंगे कभी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऐसा व्यक्ति जो ओनली एग्जम्प्ट गुड्स एंड सर्विस बेचता है, उसे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा, एक एग्रीकल्चरिस्ट है, मतलब एक किसान है, वो अपने खेत में फसलें उगाता है, अब वो फसलें उगा के मार्केट में जाके बेच देता है। ऐसे केसेस में उस किसान को भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अब एक किसान अगर मान लो अपने खेत में XYZ कोई भी फसल उगाता है, वो फसल उगाता है और वो साल भर में 70-80 लाख रुपए की फसल बेच देता है। अब जरूरी नहीं है कि हर जो प्रोडक्ट है जो खेत से निकलता है वो सारे एग्जम्प्ट हो, बहुत सारे प्रोडक्ट टैक्सेबल भी है। तो लेट्स से वो एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जो टैक्सेबल है वैसे, बट सोलोली यहां पे जो माल बेच रहा है वो उसकी खेत से निकला है, वो उसकी फार्म से निकला है, वो उसने खेती करके ही बनाया है और फिर वो उसे बेच रहा है। तो ऐसे केसेस में चाहे प्रोडक्ट टैक्सेबल भी हो, वो 70-80, 1 करोड़, 2 लाख, 20 करोड़, 50 करोड़ कितनी भी टर्नओवर कर दे, उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट याद रखना, ओनली फॉर द सप्लाई जो उसकी जमीन से ही आई है। साइड बाय साइड अगर इसने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया ना, तो फिर ये रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाएगा। अगर मान लो कि किसान 20 लाख की फसलें बेच रहा है और अगर मान लो उसने 40-50 लाख की अलग से भी सेल करनी शुरू कर दी, तो कल को वो ये नहीं कह सकता सर मैं तो फार्मर हूं, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। भाई लेना पड़ेगा, छूट सिर्फ खेती से रिलेटेड थी,
अगर अलग से बिजनेस करना शुरू कर दोगे तो फार्मर होने की आड़ में आपको एग्जम्पशन नहीं मिल रही। क्या ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और बोथ द टोटल टैक्स ऑन विच लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट। बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिन पे आरसीएम लगता है। मैं एक सप्लायर हूं, मेरी जितनी भी सर्विसेज हैं उस पर आरसीएम लगता है। लाइक मान लीजिए मैं एडवोकेट हूं, आरसीएम की लिस्ट हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे एडवोकेट जब लीगल सर्विसेज देता है तो वहां पे आरसीएम लगता है। तो मैं बहुत सारे बिजनेस एंटिटीज को लीगल सर्विसेज देता हूं, वहां पे मैं उनके लॉ से रिलेटेड जो है उनकी हेल्प करता हूं, तो उस केस में मेरी जितनी भी सर्विस है ना वो सारी आरसीएम में टैक्सेबल होती है। मतलब मुझे टैक्स नहीं भरना, सारे बिजनेसमैन भरेंगे। तो मैं कह रहा हूं सर मैं क्या करूं फिर रजिस्ट्रेशन का, जब टैक्सेस भर ही वो रहे हैं जिनको मैं सर्विस दे रहा हूं तो फिर मुझे क्यों रजिस्ट्रेशन दिलवाते हो? गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई तुम्हें भी माफ कर दिया। इसका मतलब अगर मेरी सारी सर्विसेज आरसीएम में टैक्सेबल है, मतलब सामने वाला टैक्स भरेगा तो वो मेरी टर्नओवर में तो शामिल होगी, मैंने बताया था, बट मुझे टैक्स तो भरना नहीं। गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम्हें माफी दे देंगे, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये क्लियर है? यानी मेरी अगर सारी सर्विसेज आरसीएम पे ही टैक्सेबल होनी होती है तो फिर उस केस में सप्लायर के लिए रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उल्टा रेसिपिएंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस बेचने वाला जो 20 लाख तक की सर्विसेज देता है उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैंने आपको ऊपर ही कन्वे कर दी थी कि नॉर्मली इंटरस्टेट सप्लाई पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है, बट सर्विस के केस में 20 लाख तक की छूट है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जाओगे लाइक मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड तो ये लिमिट को घटा के कितना कर दिया गया है? 10 लाख ओनली, 10 लाख का ही बना दिया गया है। ओके, इसके अलावा ये पॉइंट भी मैं बता चुका हूं, जो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इनकी सप्लाई करेगा तो अगेन एग्जम्पशन है, बट एग्जम्पशन 20 लाख है नॉर्मली। एंड अगर आप मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड में हो तो वो लिमिट सिर्फ 10 लाख की है। ये दोनों ही पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब हम पढ़ रहे थे हमारा सेक्शन 24। तो ये हमारा था सेक्शन 23 जो बात करता है कब कब आप एग्जम्प्ट हो रजिस्ट्रेशन लेने से। तो अब हमने 3 सेक्शन कर लिए हैं, सेक्शन 22, 23, 24। क्या क्या था? सेक्शन 22 और 24 बात करते हैं कब कब रजिस्ट्रेशन लेना है, और सेक्शन 23 बात करता है कब कब रजिस्ट्रेशन आपको नहीं लेना। ये जो 3 सेक्शन है मैं आपसे कहूंगा सेक्शन नंबर बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। 22 और 24 रजिस्ट्रेशन कब लेना है उसकी बात करते हैं, और 23 एग्जम्पशन की बात करता है। आप इनको याद कर लो क्योंकि मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन आपका आना पक्का है 5 नंबर का। तो आपके लिए रेफरेंस देना बहुत आसान हो जाएगा कि सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 22 और 24 में ये कहा गया है, सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 23 में ये कहा गया है। तो यहां पे ये 3 सेक्शन गवर्न करते हैं अ पर्सन कौन लाइबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए और कौन सा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल नहीं है। चलिए अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट जो एक मुद्दा आपके मॉड्यूल में भी कवर किया गया है जिसके बारे में शायद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर कमीशन एजेंट। बट इसे पॉइंट को समझने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार जल्दी से सेक्शन 22, 23, 24 एक बार जल्दी से रिकैप करके आइए कि उसके अंदर क्या क्या लिखा था, फिर उसके बाद हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए तो सबने पढ़ लिया होगा, अब आप स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन किसे लेना है उस पॉइंट से डील करता है। तो चलिए क्या लिखा गया है उसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसकी बात कर रहा है। देखिए हेडिंग में आप पढ़ सकते हो, लिखा गया है हेडिंग, देखिए क्या लिखी गई है, हेडिंग है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर कमीशन एजेंट। कौन सा कमीशन एजेंट? जो एपीएमसी एक्ट में है। अब आपको सर ये एपीएमसी एक्ट क्या होता है, तो चलिए पहले इसी को समझते हैं। एपीएमसी एक्ट जो है वो बात करता है, फुल फॉर्म पहले समझिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। होता क्या है, भारत में किसान जो है वो अपनी फसलें उगाते हैं और उन फसलों को मार्केट में बेचा जाता है और उन्हें बेचने के लिए मंडी बनाई हुई है। आपके हर शहर में जो है वो मंडी बनाई गई है जहां पे किसान आके अपनी फसलें बेच सकता है। वहां पे बहुत सारे व्यापारी हैं जो आपसे आपकी फसलें खरीदेंगे। बट यूजुअली ऐसा हो सकता है कि किसानों के साथ नाइंसाफी हो जाए और उन्हें उचित रेट ना मिले, उन्हें सही प्राइस ना मिले, तो गवर्नमेंट उसके लिए
मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सिस्टम लेके आती है, जहां पे गवर्नमेंट फसलें खरीदती है किसानों से, बट किसानों से गवर्नमेंट डायरेक्टली फसलें नहीं खरीद सकती। इतने सारे किसान है, कहां पे जाके फसलें बेचेंगे, गवर्नमेंट कैसे उनसे डील करेगी, ये बहुत समस्या का काम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कमेटी बना रखी है, हर एरिया के लिए कमेटी बना रखी है। तो होता क्या है, कोई भी किसान, कोई भी फार्मर डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, वो उस कमेटी के पास जाता है। और एक्चुअल में तो वो कमेटी के पास भी नहीं जाता, वो कमेटी के जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, उस कमेटी के रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में आड़तिया कहते हैं, उन आड़तियों के पास जाते हैं फार्मर, और उनको कहते हैं कि भाई हम आपको हमारा सामान बेच रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि ये जो आड़तिये हैं वो परचेज करके वो सारा माल गवर्नमेंट के पास पहुंचाते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये अलग अलग फैक्ट्री में भी इन्हें फर्दर सेल कर सकते हैं। बट ये जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे इस कमेटी की निगरानी में होते हैं। ये जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, ये बीच में सिर्फ और सिर्फ एट मोस्ट कमीशन चार्ज कर सकते हैं, अपना कमीशन चार्ज कर सकते हैं, रेट की हेरफेर ये नहीं कर सकते। यूजुअली जब गवर्नमेंट के पास सामान जाना होता है तो एक फिक्स रेट में जाता है, तो वो रेट पहले से डिसाइडेड होता है कि यही रेट है जिसमें आपको बेचना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में फार्मर के लिए एक मिनिमम प्राइस फिक्स हो जाता है, और बदले में उन्हें सिर्फ एक नॉमिनल सा 1%, 1.5%, 2% का कमीशन ही देना पड़ता है। तो ये सारा सिस्टम है, यही हमारा जो है एपीएमसी एक्ट में कवर किया गया है। और यहाँ पे हम इस व्यक्ति की बात करें, ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, इन सब्सटेंस ये एक एजेंट है। ये किसका एजेंट है? ये इस फार्मर का एजेंट है। ये फार्मर के बिहाफ पे गुड्स को बेच रहा है, तो ये फार्मर का एजेंट है, जिसके बदले में ये फार्मर से कमीशन चार्ज करता है। तो अभी हमारा इसी के ऊपर मुद्दा है कि इन्हें रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या कही गई है, इनके लिए क्या रजिस्ट्रेशन के रूल बनाए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या समझनी होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम प्रिंसिपल और एजेंट की बात करेंगे तो एक चीज जो सबसे क्रूशियल है आपको वो समझनी होगी, क्या है वो, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स से एक मिस्टर ए है, मैं आपसे कहता हूं कि एक मिस्टर ए है, ये प्रिंसिपल है, मिस्टर ए इज प्रिंसिपल। देन हमारे पास एक मिस्टर बी है, ये है एजेंट। अब ध्यान से सुनना, मैं जो मुद्दा बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे काम आएगा। थोड़ा थोड़ा मैंने पहले बताया, बट अभी मैं थोड़ा सा इसे इन डेप्थ डिस्कस करने के मूड में हूं, तो चलिए ध्यान से समझते हैं इसे, क्या ये प्रोविजन है। मिस्टर ए प्रिंसिपल है और मिस्टर बी उसका एजेंट है, ठीक है। प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ प्रोडक्ट दिया, लेट्स से उसने इसे एक टेलीविजन दिया कि भाई तुम जाके बेच दो। ये टेलीविजन 10,000 रुपए का है, तो यहां पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 का टेलीविजन दिया और बी से कहा भाई तुम जाके बेचो इसे। बी ने कहा ओके। बी को एक कस्टमर मिला, मिस्टर एक्स, ये कस्टमर है। बी को ये कस्टमर मिला और कस्टमर को ये टीवी बेचने को कन्विंस कर देता है। अब टीवी जब बिकनी है तो यहाँ पे टीवी बेचने का जो प्राइस है वो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए 12,000 या मान लेते हैं 10,000 रुपए ही फिक्स हो गया। 10,000 रुपीज पे हमारे पास ये सेलिंग वैल्यू या सेलिंग प्राइस फिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को टीवी जब दिया तो वो कोई सेल नहीं है, जस्ट प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को बोला भाई ये लो सामान, बिक जाए तो पैसे ला देना। अकाउंट्स में हम इसे सेल नहीं मानते। याद कीजिए कंसाइनमेंट, जहां पे आप कहते थे कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा है, तो वो सेल नहीं है। सेल कब मानी जाती है? AS9 सेल कब मानी जाती है? जब कंसाइनी थर्ड पार्टी को बेच देगा। बट भूल जाइए वो अकाउंट्स है, हम पढ़ रहे हैं GST। और GST क्या कहता है? अगर प्रिंसिपल ने माल दिया है एजेंट को, चाहे कहा है कि भाई ये लो और आगे बेच देना, बदले में पैसे जब थर्ड पार्टी दे तो देना, तो ऐसे केसेस में ध्यान से समझो प्रोविजन क्या होगा। दो केस बन सकते हैं यहां पे, मैं लेता हूं केस वन। मान लीजिए जब मिस्टर बी ने मिस्टर एक्स को माल बेचा, मिस्टर बी ने मिस्टर एक्स को माल बेचा, तो बिलिंग की गई, बिल बनाया गया, उस बिल में सेलर का नाम मिस्टर बी रखा गया है। मतलब ये कि मिस्टर बी ने जब एक्स को माल बेचा तो बी ने जो इनवॉइस बनाया, माल बेचने का जो बिल बनाया, उस बिल में जहां पे सेलर का नाम लिखा गया था वहां मिस्टर बी का नाम था। यानी कि मिस्टर बी ने खुद के नाम से माल बेचा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा,
जब ए ने बी को माल दिया था, विदाउट कंसिडरेशन भी अगर दिया होगा तो इसे सेल मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा, और ये ए की टर्नओवर में काउंट होगा। और जब बी ने एक्स को माल बेचा और अपने नाम से बेच दिया तो ये बी की टर्नओवर में काउंट होगा। तो यहां पे दो ट्रांजेक्शन बन जाएंगे। फर्स्ट वन इज ए टू बी सेल हुई है, देन बी टू एक्स एक सेल हुई है। लेकिन अगर केस 2 की मैं बात करूं, और केस 2 में लेट्स से ऐसा हुआ कि मिस्टर बी ने जब मिस्टर एक्स को माल बेचा तो बिलिंग के टाइम पे सेलर के नाम में लिखा गया था मिस्टर ए, यानी कि मिस्टर ए के नाम से बिलिंग बनाई गई। इस केस में जब बी ने माल बेचा तो बिल में जो सेलर का नाम था वो ए था, तो यहां पे एक डायरेक्ट सेल का केस हो गया जहां पे मिस्टर ए ने एक्स को माल बेचा है, तो यहां सिंगल सेल हुई है एक्स टू ए। हाँ, बी जो कमीशन लेगा ए से वो एक सेपरेट ट्रांजेक्शन जरूर रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज सेल में ऐसा नहीं होगा कि ए टू बी एंड बी टू एक्स देखा जाए, सीधा क्या देखा जाएगा ए टू एक्स। और ऐसे केसेस में टर्नओवर सिर्फ ए की बनेगी। बट याद रखना, माल जो बेचा गया है वो बी के प्लेस से बेचा गया है, लेकिन बिलिंग में किसका नाम लिखा जा रहा है, ए का। तो ऐसे केसेस में जो सबसे ट्रिकी पॉइंट लगता है ये कि जब मिस्टर ए रजिस्ट्रेशन लेगा, अपना जीएसटी नंबर लेगा, तो वो अपने बिजनेस प्लेस को तो दिखाएगा ही दिखाएगा, जहां पे बी बैठा है वो भी ए का ही प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। याद रखना, अगर ए माल जो बेच रहा है, बी जब उसे फर्दर सेल कर रहा है, तो बी ने अपने नाम से बेचने की बजाय ए का नाम लिख दिया, तो फिर बी का जो प्लेस है वो बी का नहीं माना जाएगा, वो ये माना जाएगा कि ए का ही प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो ए के दो प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाएंगे, वन जहां पे वो खुद बैठा है दैट विल बी नोन एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और जहां पे ए बैठा है, एजेंट उसके बिहाफ पे माल बेच रहा है, उसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोल के रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अदरवाइज उस पर पेनल्टी लग सकती है। वरना ए को ये कहना चाहिए बी को, भाई तू अपने नाम से बिल बना, मेरे नाम से मत बना। अगर उसने ऐसा नहीं करवाया और बी ए के नाम से बिल बनाता रहा, तो ए के रजिस्ट्रेशन में ये एडिशनल प्लेस के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, बिलिंग किसके नाम पे हो रही है, ये बहुत क्रूशियल है। क्या इतना पॉइंट सभी को क्लियर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर, ये जो आपने एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन बनाया है, बताया है, ये हमें समझ में आ गया है। बिलिंग किसके नाम से हो रही है जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम से ही बिलिंग होती है तो एजेंट के प्लेस को एडिशनल प्लेस बोला जाएगा फॉर प्रिंसिपल। लेकिन अगर बिलिंग एजेंट अपने नाम से करके बेच रहा है तो फिर दो ट्रांजेक्शन हो गए, पहले प्रिंसिपल ने एजेंट को माल दिया, वो भी सेल मानी जाएगी, एंड देन एजेंट ने कस्टमर को माल बेचा, ये भी सेल मानी जाएगी। उस केस में फिर दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है और दोनों की टर्नओवर में उन्हें जोड़ा जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब इसके बाद सबसे पहली चीज हमारे लिए जाननी जरूरी थी, ये सप्लाई किसके नाम पे है। तो सप्लाई मेड बाय एजेंट इन हिज ओन नेम, अगर सप्लाई खुद के नाम पे की है उसने, इन सच केस सप्लाई इज कंसिडर्ड इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एजेंट, ये मैंने आपको बता दिया। और प्रिंसिपल वाला ट्रांजेक्शन भी काउंट होगा प्रिंसिपल के लिए। लेकिन अगर टर्नओवर जो सप्लाई है वो इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल हुई है, इन सच केस सप्लाई एजेंट की है ही नहीं, तो वो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगी। लेकिन क्या होगा इस केस में, प्रिंसिपल को एजेंट वाली प्लेस को भी एडिशनल प्लेस बनाना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये जो एपीएमसी वाला केस था जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें क्या होगा। अब देखिए, एपीएमसी वाले केस में ये जो एजेंट होता है ये इस फार्मर के बिहाफ पर ट्रांजेक्शन करता है। अब दोनों केस हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली वो फार्मर के नाम से बिलिंग कर रहा है या वो अपने नाम से बिलिंग कर रहा है। दोनों केस में आप समझ गए होंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर में कैसे काउंटिंग की जाएगी। अगर फार्मर के नाम पे डायरेक्टली बिलिंग हो रही है तो वो रजिस्टर्ड पर इस एजेंट की सेल का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन अगर बिलिंग में ये जो कमीशन एजेंट है ये अपना नाम देके फिर आगे सेलिंग कर रहा है, तो फिर वो इस कमीशन एजेंट की भी सेल में काउंट किया जाएगा। ये मुद्दा मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। इसके बाद समझिए, हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर आपका प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है तो फिर एजेंट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। बट आप यहां पे देखिए, हमारे इस एग्जांपल में जो प्रिंसिपल है वो कौन है? प्रिंसिपल जो है वो कौन है? एक फार्मर। प्रिंसिपल कौन है? फार्मर। एपीएमसी की मैं बात करूं, मैं इसको एक बार फिर से आपको शो कर देता हूं। यहां पे हमारे पास
एक फार्मर है, देन एक कमीशन एजेंट है, और मैं यहां पे मान लेता हूं मार्केट कमेटी है। तो बेसिकली फार्मर के बिहाफ पे ये कमीशन एजेंट प्रोडक्ट्स परचेज करता है और किसको दे देता है, मार्केट कमेटी को देता है। अब ऐसे केसेस में ये जो कमीशन एजेंट है ये किसके बिहाफ का माल बेच रहा है, फार्मर का। फार्मर एक एग्रीकल्चरिस्ट है। अभी हम सेक्शन 24 में पढ़ के आए हैं कि अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड तो एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अब हमारे केस में प्रिंसिपल एक फार्मर है और फार्मर खेत का सामान जब बेचेगा रजिस्ट्रेशन एग्जम्प्ट है सेक्शन 23 में। तो उस लिहाज से अगर फार्मर एग्जम्प्ट है तो कमीशन एजेंट के लिए भी कोई मैंडेटरी नहीं होगा कि वो रजिस्ट्रेशन ले। ये पहला पॉइंट क्लियर है क्या, इतना क्लियर है सभी को? क्योंकि यहां पे हमारा फार्मर एग्जम्प्ट है तो हेंस एजेंट भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि रूल कहता है अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है तो एजेंट के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जब प्रिंसिपल ही अनरजिस्टर्ड है तो एजेंट के लिए भी आप धक्का नहीं कर सकते। दूसरी बात, इस कमीशन एजेंट को बदले में मिलती है कमीशन। ये सर्विस दे रहा है और बदले में रिसीव करता है कमीशन। अब सर्विस देना हमें पता है उस केस में आपके लिए 20 लाख की लिमिट रह जाती है रजिस्ट्रेशन की और 10 लाख की इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। बट मैं मानता हूं, मान लीजिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं है ये, मान लेते हैं पंजाब में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में, ऐसे किसी स्टेट में जो 20 लाख वाली लिमिट में आते हैं। तो इसके द्वारा ये जो सर्विस दी गई है जिसमें किसानों का माल बिकवा रहा है, तो गवर्नमेंट ने ऐसी सर्विसेज को ऑलरेडी क्या कर रखा है, एग्जम्प्ट। क्या कर रखा है, एग्जम्प्ट। तो दोनों लिहाज से ये व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है। पहला, ये जिस प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच रहा है वो एक किसान है, तो किसानों के लिए तो एग्जम्पशन है। तो यानी कि उस रूल के तहत कि आप एक प्रिंसिपल का माल बेच रहे हो तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, ये नहीं हो पाएगा, ये कमीशन एजेंट के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, ये सर्विसेज जो ये खुद दे रहे हैं वो भी एग्जम्प्ट है, तो जो अगर ये ओनली एग्जम्प्ट सर्विसेज बेचेंगे तो भी इनका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। बस एक जगह पे ये फंस जाता है, सिर्फ एक सिंगल जगह पे फंस जाते हैं। वो कहां पे फंसते हैं, देखो एजेंट कभी कभी क्या होता है, जो परचेज करते हैं ना किसान पे, उन चीजों के ऊपर आरसीएम होता है। लाइक एग्जांपल के लिए बताऊं तो रॉ कॉटन, आप जब किसान से नरमा खरीदते हो, रॉ कॉटन जिसे बाद में प्रोसेस करके वहां से कॉटन निकाला जाएगा जो बाद में कपड़े वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसे केसेस में ये एक रूल बता रहा हूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। रॉ कॉटन एक ऐसी चीज है जब कोई एग्रीकल्चरिस्ट से परचेज करता है तो उस पर आरसीएम है। तो अब होगा क्या, जब फार्मर के बिहाफ पे ये एजेंट रॉ कॉटन परचेज करके आगे बेचता है तो उस केस में उसने एक ऐसा ट्रांजेक्शन कर दिया जिसमें आरसीएम लगता है। मतलब ये कि फार्मर टैक्स कलेक्ट करने की बजाय ये कमीशन एजेंट खुद अपनी जेब से टैक्स गवर्नमेंट को देगा, ये रेसिपिएंट है क्योंकि इसने परचेज किया है एक एग्रीकल्चरिस्ट से। तो अब ऐसे केसेस में ये खुद टैक्सेस गवर्नमेंट को देके आएगा, तो अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। ये गुने चुने प्रोडक्ट हैं जिन पे ऐसे आरसीएम लगता है, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जो हमारे पास एग्जांपल है रॉ कॉटन का। सेम ऐसे ही जो बीड़ी पत्ता के जो रैपर्स होते हैं वो टाइप बीड़ी पत्ता या आप मान सकते हो उस टाइप की चीजों के ऊपर भी आरसीएम गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। खैर ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली समझ लीजिए कि जब जब ट्रांजेक्शन हुआ है आरसीएम वाला तो उस केस में आपके लिए क्या हो जाता है, ट्रांजेक्शन के केस में, आरसीएम के केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज आपने कुछ ऐसा किया है जिसपे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो बस एक ऐसा ही केस है जहां पे एजेंट का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज एपीएमसी वालों को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। पहली बात, उनका प्रिंसिपल अनरजिस्टर्ड है तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं हुआ। दूसरी बात, वो जो सर्विस देते हैं वो कमीशन जो वो रिसीव करते हैं वो भी एग्जम्प्ट सर्विस है, तो सेक्शन 23 की एग्जम्पशन मिल गई। बस फंसते एक जगह पे है, जहां पे आरसीएम लगा तो ही आप फंसोगे। ऐसे 100 में से कोई एक ही केस निकलता है, अदरवाइज 99% केसेस में आरसीएम भी नहीं है तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी ही नहीं होता। फिर भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो बट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये एपीएमसी के बारे में रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है, अब आप इसे पूरा पढ़ सकते हो, मैंने सारा का सारा प्रोविजन यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, तो आप देखते ही इसे समझ जाओ। तो ये थे मेरे सेक्शन 22, 23 और 24 जो बात करते थे कब कब आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। अब आपको करना ये है कि तीनों सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद अपना मॉड्यूल उठाइएगा, उसमें 2, 3, 4 जितने क्वेश्चन दिखते हैं और 10, 15, 20 जो भी एग्जाम्पल दिखते हैं सारे रीड कर लीजिएगा। देखिए
मैंने आपको जो है प्रोविजंस को रिकैप करवा दिया है, बट उन्हें अच्छे से रिटेन करने के लिए, उन्हें अच्छे से जो है आपने दिमाग में बैठाने के लिए ये जरूरी है कि आप कुछ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी इसकी जरूर करो। मैं क्लास में नहीं करवा सकता बिकॉज हमारे पास समय का अभाव है, तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि कुछ समय लगा दीजिए, जल्दी से आधा घंटे में नोट्स पढ़िए और उसके बाद 15-20 मिनट 25 मिनट में मॉड्यूल में बहुत 10-15 एग्जाम्पल होंगे, 2-3 क्वेश्चन होंगे, जल्दी से कवर कर लीजिएगा और फिर आपका ये इतना कंटेंट जो है वो कवर हो जाएगा। मान के चलिए ये टॉपिक 5 नंबर की वेटेज रखते हैं, 3 सेक्शन, सेक्शन 22, 23 और 24। अब अगली क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन अगर आप लेने के लिए लायबल हो गए हो तो वो कैसे लिया जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन लेना एक प्रोसीजरल पार्ट है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, तो उसे मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ में कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत जल्दी से उसे खत्म कर देंगे। देन हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाएगा चैप्टर का कि रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट कैसी होती है और कैंसिलेशन जो है उसका कैसे किया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप इन दोनों जो प्रोविजंस है सेक्शन 22 और 24 उनको पढ़िए एंड साथ में सेक्शन 23 के एग्जाम्पशन को भी समझिए और तब तक जो है अपना ये अच्छे से रिकैप कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।